नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे बाल श्रम का टॉपिक, जिससे में हम देखेंगे बाल श्रम की परिभाषा क्या है, बाल श्रम से जुड़ी योजनाएं और कानून क्या है। एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके सिलेबस में जोड़ा गया है और इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, समझना होगा, क्योंकि यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे तरीके से देखिएगा। मैंने योजनाओं का एक वीडियो आपको दिया है, उसको भी देखिए, और एक और मैं वीडियो आपको दूंगा योजनाओं से जुड़े हुए टॉपिक का। तो उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और लगातार अपने सिलेबस को, अपने टॉपिक्स को मजबूत करते रहिए। केवल MCQ पढ़ने पर, केवल मॉक टेस्ट करने पर फोकस मत बनाइए। जितना ज़्यादा हो सके सिलेबस को कंप्लीट करिए, सिलेबस को बार बार पढ़िए, नोट्स को बार बार पढ़िए, टॉपिक्स को बार बार पढ़िए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि प्रश्न किस तरीके के बनेंगे। इसलिए टॉपिक को मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने टॉपिक्स को मजबूत करिए। अपनी तैयारी अच्छी तभी हो पाएगी जब आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लेंगे। तो बाल श्रम का जो आज टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल ही कंठस्थ कर लेंगे। क्लियर है आपको? तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक बिल्कुल बिना वक्त गवाए। तो आज का आपका टॉपिक है बाल श्रम। बाल श्रम केवल भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया की समस्या है, जिससे निपटने के लिए अलग अलग देशों ने कई कदम उठाए हैं। भारत में भी बाल मजदूरी को समाप्त करने के उद्देश्य से कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं, जिनमें से अब देखिए जो कानून है, इनके सामने जो ईयर लिखे हैं वो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, और बाकी इनके बारे में जो डिटेलिंग है वो भी मैं आपको भी बताऊँगा कि किस कानून को किस लिए बनाया गया। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन कानून 1986 क्या है? बाल श्रम निषेध एवं विनियमन कानून 1986 में बना था। कारखाना अधिनियम 1948 में, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 में पारित हुई थी, और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, जिसको शॉर्ट में NCLP कहते हैं, क्या कहते हैं? नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम। क्या? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम। क्लियर है आपको? पेंसिल पोर्टल क्या है उसके बारे में भी अभी आपको बताया जाएगा। खदान अधिनियम 1952 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2006, तो इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी अभी दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण कानून है जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं। जैसे कानून अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए, जिससे हम अपने आसपास काम कर रहे कम उम्र के बच्चों को इस दलदल से बाहर निकालकर उनका खोया हुआ बचपन उन्हें लौटा सकें। लेकिन इन कानूनों को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर बाल श्रम क्या है और यह किन किन रूपों में होता है। भारतीय संविधान के अनुसार बाल श्रम की परिभाषा है क्या है, उसको समझते हैं। किसी उद्योग, कल कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार बाल श्रम की परिभाषा में 5 से 14 वर्ष की उम्र के वो बच्चे आते हैं जो किसी उद्योग में, कल कारखाने में, किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करते हैं। तो 5 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के श्रम करने वाले लोग बाल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो परिभाषा है उसमें 18 वर्ष से कम आयु में कार्य करने वाले बाल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। अगर ये श्रेणी लागू कर दी जाएगी तो भारत में तो आर्मी में भर्ती 17 साल 16.5 साल से होने लगती है, 17.5 साल से होने लगती है। तो वहाँ पर तो 18 वर्ष से कम आयु में वो सब बाल श्रमिक हो जाएंगे। इसलिए भारत में जो श्रमिक की परिभाषा है वो 5 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लागू की गई है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के श्रम करने वाले बालक श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक बाल श्रम की उम्र 15 साल तय की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको ILO कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बाल श्रम की उम्र 15 साल तय की है।
आखिर किन किन रूपों में होता है बाल श्रम? तो सामान्यतः जब भी हम बाल श्रम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ढाबे पर काम कर रहे, साइकिल का पंचर बना रहे, सड़कों पर गुब्बारे आदि बेच रहे बच्चों की छवि उभर कर सामने आती है। अक्सर आप ये सब देखते होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि बाल श्रम की भी कई तरह का होता है। जैसे बाल मजदूर, वे बच्चे जो कारखानों, कार्यशालाओं, प्रतिष्ठानों, खानों और घरेलू श्रम जैसे सेवा क्षेत्र में मजदूरी या बिना मजदूरी के काम कर रहे हैं, वो सभी बाल श्रमिक हैं। गली मोहल्ले के बच्चे, इसके अंतर्गत कूड़ा बीनने वाले, अखबार और फेरी लगाने वाले और भीख मांगने वाले बच्चे आते हैं। अगर आप किसी बच्चे को भीख देते हैं तो वो भी एक कानूनी जुर्म है, वो बाल श्रम के तहत आ जाता है। क्लियर आपको? तो 5 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर आप भीख देते हैं तो ये बाल श्रम के अंतर्गत आ जाता है। या मंगवाते हैं। बंधुआ बच्चे, इस श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें या तो उनके माता पिता ने पैसों की खातिर गिरवी रखा है या जो कर्ज चुकाने के चलते मजबूरन काम कर रहे हैं। ऐसा ये पहले बहुत होता था। 1980 से पहले क्या होता था कि माता पिता कर्जा ले लेते थे। अब वो कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं तो क्या करते थे, अपने बच्चे को उस साहूकार के, उस अमीर आदमी के यहाँ काम पर लगा देते थे कि जब तक मेरा कर्जा नहीं चुक जाता तब तक ये काम करेगा आपके यहाँ। जैसे कटप्पा वाली कहानी आपने देखी होगी, है ना? तो कटप्पा उनके यहाँ काम कर रहा था क्योंकि उनके माता पिता के ऊपर कटप्पा के, बाहुबली के खानदान का काफी एहसान चढ़ा हुआ था, है ना? तो ये चीजें आप समझिए। वर्किंग चिल्ड्रन, इसके अंतर्गत वे बच्चे आते हैं जो कृषि में और घर गृहस्थी के काम में पारिवारिक श्रम का हिस्सा है। पारिवारिक श्रम का अर्थ होता है कि घर में कोई कार्य हो रहा है, जैसे घर में पुताई हो रही है, अब वो बच्चा पुताई करने लगे, या घर में मकान बन रहा है और वो बच्चा ईंटा ढोके ऊपर ले जाने लगे, तो ये क्या है, ये पारिवारिक श्रम में आ जाता है, वर्किंग चिल्ड्रन जिसे कहा जाता है। इसी प्रकार कृषि के कार्यों में अगर घर का बच्चा कार्य कर रहा है तो वो वर्किंग चिल्ड्रन में आ जाता है, ये भी बाल श्रम के अंतर्गत आता है। यौन शोषण के शिकार बच्चे, हजारों नाबालिग लड़के लड़कियां यौन शोषण की जद में हैं। ये बिल्कुल सही बात है। लड़कियों का, लड़कों का अपहरण इसलिए होता है कि उनसे यौन शोषण के कार्य करवाए जा सके, उनका यौन शोषण किया जाए, है ना? तो ये भी यौन की संतुष्टि के लिए बच्चों का अपहरण होता है, फिर उनको बेचा जाता है, उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो जल्दी जवान लगे, जल्दी बड़े दिखें। तो ये सारी चीजें होती हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? तो भारत सरकार की 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अंतिम उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश में 10.1 मिलियन बाल श्रमिक उपलब्ध मौजूद हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10.1 मिलियन, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल श्रमिक मौजूद हैं भारत सरकार की 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार। जबकि गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 5 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और यूनिसेफ की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के प्रभावों के चलते बाल श्रम में संलग्न बच्चों की संख्या 160 मिलियन हो गई है और लाखों अन्य बच्चे इसके जोखिम में हैं। इतना ही नहीं, चिंताजनक बात तो यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा बाल मजदूर रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बाल श्रमिक उत्तर प्रदेश में 8.96 लाख, उसके बाद बिहार में 4.51 लाख और तीसरे स्थान पर राजस्थान 2.52 लाख। जितने भी आपको रोड साइड पर, ट्रेन स्टेशन पर भीख मांगते बच्चे दिखते हैं, जितने भी आपको ढाबों में या ठेलों पर काम करते बच्चे दिखते हैं, ये सब क्या, ये बाल श्रमिक होते हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में बाल श्रमिक हैं। चलिए अब जानते हैं कि भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए बनाए गए संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान क्या हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार किसी भी प्रकार का बलात् श्रम निषिद्ध है। बलात् श्रम का अर्थ होता है कि जबरदस्ती कार्य करवाना, क्या, ताकत से कार्य करवाना, किसी के ऊपर अपना ताकत थोप कर कार्य करवाना। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी खतरनाक काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। क्या?
अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी खतरनाक काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाला अनुच्छेद 39 बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। क्लियर है आपको? तो बाल श्रम या बलात् श्रम से जुड़े हुए अनुच्छेद कौन से हैं? 23, 24 और 39 हैं। 23, 24 आपके मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं और जो आपका अनुच्छेद 39 है ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर निर्देश देता है कौन? अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी खतरनाक काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। और वहीं अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी भी प्रकार का बलात् श्रम निषिद्ध है, वो बच्चे के साथ हो या किसी बड़े के साथ हो या किसी महिला के साथ हो, किसी को भी दास नहीं बनाया जाएगा, किसी को जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता है। बाल श्रम निषेध अधिनियम, निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, यह अधिनियम 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जीवन जोखिम में डालने वाले व्यवसायों में काम करने पर रोक लगाता है। अगला है आपका राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987। इसका उद्देश्य बाल श्रम पर प्रतिबंध एवं विनियमन के माध्यम से बाल श्रम का उन्मूलन करना, बच्चों एवं उनके परिवारों के लिए कल्याण एवं विकास कार्यक्रम प्रदान करना और कार्यशील बच्चों के लिए शिक्षा एवं पुनर्वास सुनिश्चित करना है। अगला है आपका राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP। इस परियोजना का उद्देश्य बाल श्रम से आजाद कराए गए बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में डालने से पहले गैर औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करना है। अगला है आपका पेंसिल पोर्टल। इस मंच का उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, नागरिक समाज और आम लोगों का सहयोग प्राप्त करना है। तो पेंसिल पोर्टल के द्वारा क्या करना है? इसका लक्ष्य है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, नागरिक समाज और आम लोगों का सहयोग प्राप्त करना बाल श्रम को खत्म करने के लिए। बाल श्रम को खत्म करने के लिए भारत में काफी लोगों ने काम किया है और एक प्रकाश सत्यार्थी हैं शायद नाम उनका, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, प्रकाश सत्यार्थी नाम है शायद उनका, उनको नोबेल पुरस्कार मिला है और वो बाल श्रम के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य करते हैं, एक्टिव रहते हैं। ये कैलाश सत्यार्थी नाम है, प्रकाश सत्यार्थी नहीं, इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी और ये बाल अधिकारों के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य करने वाले एक कार्यकर्ता हैं। बाल श्रम के विरुद्ध ये बहुत ही ज़्यादा विरुद्ध में कार्य किए हैं इन्होंने और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो ऐसे ही आप लोग भी कार्य करने वाले हैं और आप सबका यही दायित्व होगा कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो। तो मुख्य सेविका का जो आपका टॉपिक है उसमें बाल श्रम एक टॉपिक है और उससे जुड़े हुए जितनी भी योजनाएं और कानून थे वो सभी आपको अभी करवा दिए गए हैं और उम्मीद करता हूं आपने ये पूरी क्लास बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी। एक अभ्यर्थी ने मैसेज करके कहा कि सर कि जो नए धाराएं बदल गई हैं उनको करवा दीजिए। देखिए कोई भी धारा अभी बदली नहीं है, वो सिर्फ संसद में एक प्रस्ताव रखा गया है, उस पर अभी चर्चा होगी और पूरा नया कानून बनने में एक समय लगता है। उसको लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया जाएगा, फिर उसमें राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाएंगे, तो ये सारा काम दिसंबर जनवरी तक होगा, तब तक आपका पेपर हो चुका होगा। तो अभी आपको कोई भी नई धारा याद नहीं करनी है, वो सभी पुरानी धाराएं हैं और पुरानी धाराएं भी आपसे ज़्यादा नहीं पूछी जाएंगी। संभवतः 1 या 2 प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता है वो भी ना पूछा जाए। तो धाराओं पर उतना जोर मत दीजिए, जोर दीजिए आपका जो टॉपिक है, आपका जो सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से तैयार करिए। और एक जो योजनाओं का और दूसरा वीडियो लाना है वो भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि आज ही प्रोवाइड करवा दूं। तो लगातार पढ़ाई करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस को समझिए। जितनी भी आप सिलेबस को समझेंगे, जितना ही भी आप टॉपिक को पढ़ेंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती जाएगी।
जो लोग केवल एमसीक्यू करेंगे वो कहीं ना कहीं तकलीफ महसूस कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम में, क्योंकि अभी किसी को भी नहीं पता है कि किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। और जब पता ही नहीं है तो प्रश्नों को क्या पढ़ना, सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस से ही प्रश्न बनेंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ पानी है तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर 945333 पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जुड़ जाइए और आपको प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच से भी जुड़ने का मौका वहीं से मिल जाएगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, वो भी आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।